वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है 5 स्टार टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें और ये 10+2 की फ़िज़िक्स का सबसे बढ़िया टॉपिक है, स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स के लिए भी। थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है इसकी, फॉर्मूले आएंगे वो भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा MCQ के वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और आज आपको मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप सोच रहे होंगे सर कहाँ पे आ गए, आज क्लास तो इंडोर लेते थे। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें मुझे डिस्कस करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट टुगेदर। तो आइज़ पे गॉगल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि गॉगल में आपको सामने के ट्रीज़ दिख रहे हैं, सामने का पार्क दिख रहा है, लेकिन मुझे भी दिख रहा है। आपको कैसे दिख रहा है? क्योंकि सामने से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपको आ रही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। पर मुझे भी दिख रहा है, मीन्स कुछ लाइट मेरे पास अंदर भी पहुँच रही है। तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं एक ही टाइम पे। रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ को भी आएगी और कुछ लाइट अंदर भी जाएगी। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों इकट्ठे होने हैं। चलिए, सैनी सर स्वैग आपने देख लिया। तो गॉगल इसलिए लगाया हुआ था टू शो दैट टू फिनोमिनन, दैट इज़ लाइट जो है वो गॉगल से रिफ्लेक्ट भी होती है और गॉगल के थ्रू ट्रांसमिट भी होती है। क्योंकि जो फिनोमिनन है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसमें जो टोटल वर्ड आ गया दैट इज़ कि सिर्फ रिफ्लेक्शन होना है, रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। उसी फिनोमिनन का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये समझना ज़रूरी था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी बाहर को आ जाएगा, वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक होगा, और कुछ पार्ट लाइट का अंदर चला जाता है, यानी ग्लास के अंदर एंटर हो जाएगा, उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन एक कंडीशन अभी हम आज बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, कोई मिरर की ज़रूरत नहीं है, बिना मिरर के होगा। पानी का सरफेस जो है या ग्लास का सरफेस है वो ही लाइट को 100% रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, लाइट को दूसरे मीडियम में अलाउ नहीं करता जाने के लिए। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या। देखिए, ये है अपना, मान लीजिए एक वाटर फील्ड टैंक, या ग्लास का बना भी हो सकता है, वो भी चलेगा। तो इधर था एक रेयरर मीडियम, लेट अस से एयर, और अंदर की तरफ था एक डेंसर मीडियम जो कि ग्लास या वाटर कुछ भी हो सकता है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू वाटर है, बाद में मैं इसको म्यू डेंसर कर दूंगा, और रेयरर मीडियम का इंडेक्स है म्यू एयर। अब अगर कोई लाइट का सोर्स बल्ब पानी के अंदर हमने लगाया हुआ है, जैसे कि फाउंटेन्स में लगा होता, देखा होगा आपने कई बार, नीचे से लाइट आ रही होती है फाउंटेन में, तो ये एक हमने बल्ब लगाया, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, जिसकी लाइट बेटा लेफ़्ट को, ऊपर को, राइट को, सभी डायरेक्शन में निकलेगी, बहुत सारी रेज आएंगी इसमें से। बट जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट जो अपना लेक्चर था रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, कि जब कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी बाउंड्री पे, प्लेन बाउंड्री पे, तो उसमें बेटा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, रे का मुड़ना, वो नहीं होता, रे सीधी निकल जाती है। तो इस रे का तो बेटा कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ वापस भी आएगा, नो डाउट रिफ्लेक्ट भी होगा। मैंने बोला जब भी लाइट ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट हो जाता है आगे और कुछ पार्ट वापस भी आ जाता है। ओके, अब मैं थोड़े से राइट हैंड साइड पे एक पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ पे ये रे जो है वो नॉर्मली ना फॉल करके ऑब्लिकली फॉल कर रही है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब रे को निकलना है डेंसर से रेयर, तो ये सीधा जाने की बजाय थोड़ी इधर को मुड़ाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर लेते हैं, उससे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ पे ये था 15 डिग्री और ये लेटस से था 30 डिग्री। अब ये 45 हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली लेटस से 66 हो गया। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, एंगल आई भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, आई इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा। एक ऐसा एंगल आएगा ऐसे करते करते जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले 0 था, 30 हुआ, 66 हुआ और एक जगह जाके ये 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अभी ये 90 नहीं हुआ, क्योंकि जो बाहर का एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। अगर ये 90 है तो ये 90 थोड़ी होगा, ये 90 वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो एक एंगल ऐसा आ जाएगा जब रे जो है वो 90 के एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 90 नहीं हुआ। अब होगा ये हर बार, कुछ लाइट का पार्ट बाहर जाएगा, कुछ अंदर आएगा, कुछ बाहर गया, कुछ अंदर आ गया, और कुछ बाहर गया और कुछ वापस अंदर आ गया। हाँ, अंदर जो पार्ट आएगा उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही यूज होंगे जो आप पहले यूज करते रहे हैं, कोई चेंज नहीं है उसमें। यही वो जो एंगल है जहाँ से ये फिनोमिनन शुरू होता है, ये एंगल और इसके बाद के जो एंगल्स हैं। अब आगे देखिए ना, इसको मैंने एंगल लिखना है क्रिटिकल एंगल IC। उस टाइम जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन जाएगा। और एक फिर सिचुएशन ऐसा आ गया इसके बाद, अब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बनाओ, मान लो ये वाला एंगल लेटस से 60 डिग्री था, आप चाहे 61 बनाओ, 62 बनाओ, 64 बनाओ। अब बेटा ये जो आर का वैल्यू है ना, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक जा सकता था, इसके और नीचे नहीं जा सकता ना, फिर तो वही पुराना मीडियम शुरू हो गया, उसको तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद रिफ्रैक्शन जो है वो टोटली बंद हो जाता है और लाइट का होता है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन। यानी जो लाइट आई पहले उसका कुछ फ्रैक्शन बाहर चला जाता था, कुछ अंदर आ जाता था, कुछ रिफ्रैक्शन कुछ रिफ्लेक्शन। बट इस एंगल के बाद के जो एंगल्स बनेंगे, उन एंगल्स में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, होगा ये कब? जब रे ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक खास एंगल से, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उससे बड़ा होगा। तो ये तो हो गया डेफिनेशन के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो TIR शॉर्ट में बोल देते हैं इसको कई बार हम, क्योंकि नाम लंबा है थोड़ा सा। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फिनोमिनन है जिसमें लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक बाउंड्री पे, जो कि वैसे मिरर नहीं है, पानी का सरफेस है बेटा, नॉर्मल पानी है। यहाँ से लाइट जो है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अगर एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन गया तब। चलो, पहले आपको फिनोमिनन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में हमने पानी जो है उसके थ्रू एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो उसके लिए कुछ मुझे सामान चाहिए होगा, वो मैं सामान आपको दिखाऊंगा साथ साथ में, आप खुद से घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट, और हमें चाहिए डेटोल। डेटोल जो है वो पानी को लाइट स्कैटर करने लायक बना देगी। और हमें पानी चाहिए अराउंड हाफ मग, उसमें डेटोल डाल देंगे। डेटोल डालने पे रब इसको मिलाएंगे पानी में, तो ये लाइट को स्कैटर करना शुरू कर देगा। अब इसको एक ग्लास में लीजिए पानी को, लेकिन डार्क रूम में जाइए। तो डार्क रूम में जब हम लाइट को ग्लास के एक साइड से डालते हैं, ताकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फ्रॉम वाटर टू एयर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाए, तो देखिए आपके सामने जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट होके
वापस ग्लास में ही आ रही है, 100% लाइट का कोई पार्ट बाहर नहीं निकल पा रहा। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए, फिनोमिनन क्लियर हो गया आपको। अब मैं लिख रहा हूँ कंडीशंस कि कब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहला था, रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। जैसे वाटर से एयर में जा रहा था, या ग्लास से एयर में चला जाए, या ग्लास से वाटर में चला जाए, वो भी ठीक है। रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जो बनेगा वो एक खास एंगल से बड़ा होना चाहिए। उस एंगल को नाम देंगे हम क्रिटिकल एंगल। ओके, तो चलिए अब कंडीशन नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो को पॉज करके एक बार। अब मैं ना फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो क्रिटिकल एंगल बनेगा वो एंगल निकलेगा कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए जो हमने पीछे डायग्राम ड्रॉ किया था ये वही डायग्राम है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने ना एक ही रे ड्रॉ की है जिस एंगल पे TIR शुरू होता है। उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने अभी बताया आपको 90 डिग्री हो जाता है। वही सेम फिगर है, कोई चेंज नहीं है। उसमें रेज काफ़ी सारी ड्रॉ की हुई थी, यहाँ पे मैंने वही ड्रॉ कर दी जिसके बारे में हम कंसर्न हैं जिस टाइम ये फिनोमिना शुरू होता है, क्योंकि मुझे तो यही एंगल निकालना है, पीछे के एंगल नहीं चाहिए हमें। तो जिस टाइम TIR शुरू होगा उस टाइम I का वैल्यू तो हो जाएगा IC और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। वो समझा दिया मैंने आपको। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था, जब लाइट मीडियम A में से एंटर होती है मीडियम B में, जैसे वाटर से एंटर हो रही है एयर में, मीडियम A से लाइट आई, मीडियम B में एंटर हुई, तो मीडियम B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू मीडियम A होता है साइन ऑफ I, जो मीडियम फर्स्ट में बनेगा, यहाँ पे IC है, अपॉन साइन ऑफ R जो कि नए मीडियम में बनेगा सेकंड मीडियम में, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सेकंड मीडियम यहाँ पे एयर है, फर्स्ट मीडियम वाटर है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर म्यू ऑफ सेकंड मीडियम यानी एयर रिलेटिव टू वाटर इक्वल टू साइन ऑफ IC अपॉन साइन ऑफ R, जो कि एयर में बना, बट वो 90 डिग्री था, अभी देख लिया आपने वो। तो साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं इक्वल टू 1 आता है। तो म्यू ऑफ एयर रिलेटिव टू वाटर इक्वल टू साइन IC अपॉन 1, साइन 90 इज 1। तो ये साइन IC का फॉर्मूला आ गया। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपको ना इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर दिया होगा, ये उल्टा हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा, इसको उल्टा कर लीजिए, 1 बाय म्यू ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर बन जाएगा ये, विच इज़ इक्वल टू साइन IC। तो इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है वो बना IC इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम रिलेटिव टू रेयरर। ये तो मैंने वाटर एयर तो एग्जांपल ले लिया ना। एक जनरल फॉर्मूला जो है डेंसर का इंडेक्स रिलेटिव टू रेयरर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, फिर उसका साइन इनवर्स ले लो और क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। अब साइन कैसे देखना है, मैं आपको ना एक टेबल अभी डाल देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो जब भी आपको देखना है कि साइन IC साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वो वैल्यू कितना आएगा, उसके लिए टेबल यूज़ करना है। तो बुक्स में सभी में साइन कॉज टैन के टेबल गिवन है, बट मैंने आपको रेफरेंस के लिए ना एक टेबल का फोटोग्राफ भी डाल दिया है। ये नेचुरल साइन का टेबल है और मैंने यहाँ पे वही वैल्यूज़ लिख दी हैं जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। वैसे तो 0 डिग्री शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4 5, मैंने 37 से शुरू कर दिया, इधर 45 ऑनवर्ड शुरू कर दिया। इतनी की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। एग्ज़ाम्पल के लिए एक काम करते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, लेट अस से
हमें मान लो ना ग्लास का निकालना क्रिटिकल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एयर, कि क्या आएगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, बार बार यूज़ होगा वैसे तो 3/2, ठीक हो गया। 3/2 इसका बेटा रेसिप्रोकल लेना है। 3/2 का रेसिप्रोकल बनेगा 2/3, है ना। 2/3 जो है सॉल्व करने पे आएगा 0.6666। सिखा देता हूँ कैसे साइन इनवर्स लेना है। इसका हमें साइन इनवर्स चाहिए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि जगह कम है, तो साइन इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो करना क्या है, हमने 2/3, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, एंड वाला डिजिट 7 कर लेते हैं। चलो, तो मुझे ना इस टेबल में ढूंढना है कि 0.6667 के नियरेस्ट एक वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन वो इससे कम होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो बेटा इधर 0.60, ये तो एंगल है डिग्रीज में, इधर एंगल है मिनट में। तो मुझे ढूंढने हैं वैल्यूज़ में 0.6667 के आसपास का वैल्यू। तो 0.6 शुरू हो गया, 61, 62, 64, 66 आ गया, और ये थोड़ा बड़ा हो गया, पीछे चलते हैं। 6, ये आ गया आपका 66, मुझे चाहिए 666, ये 666 आ गया, बिल्कुल सही है, ये मैच कर रहा है अपने आंसर से। इसमें हमें 2 और प्लस करना होगा, है ना, तभी बनेगा ना 67, यहाँ 65 है। तो 2 जो है, जो डिफरेंस है, उसको मीन डिफरेंस को बेटा ढूंढना होता है ये लास्ट के 5 कॉलम्स में। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, तो 2 लिखा है 1 के नीचे। तो हमने क्या करना है, 48 मिनट में ना, ये 65 को 67 बनाने के लिए 1 मिनट से एंगल को और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आया, इधर को आइए तो 41 डिग्री, और इधर 48 प्लस 1 मिनट और। तो आंसर जो है साइन इनवर्स ऑफ 2/3 इज 41 डिग्री एंड 49 मिनट। इतने एंगल पे या इतने एंगल से ज़्यादा अगर एंगल बनेगा ना पानी के अंदर रे का, 41 डिग्री, ये सॉरी मैंने ग्लास का निकाला, हाँ ग्लास के लिए, ग्लास के अंदर अगर बेटा एंगल जो है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ग्लास से रे एयर में जा रही है, तो ये एंगल अगर 41 डिग्री, इसको चलो हम अप्रॉक्सीमेट 42 लिख लेते हैं अंदाज़ा, एंगल 42 या उससे बड़ा बनेगा ना, तो रे बेटा टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर आएगी, बाहर नहीं जाएगी बेटा बिल्कुल भी। चलिए मैंने साइन निकाल कर सिखा दिया आपको, साइन इनवर्स निकालना। तो आप एक काम करिए, आप वाटर के लिए ट्राई करिए कि क्या आंसर आता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 4/3 रिलेटिव टू एयर, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका आंसर क्या आया। चैट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना बाद में, कि म्यू वाटर अगर 4/3 यूज़ करते हैं तो क्रिटिकल एंगल कितने डिग्री कितने मिनट आता है बेटा, ये आप निकालेंगे, ये होमवर्क है आपका। चलिए एक्स्ट्रा इंक इरेज करता हूँ बेटा, समझ आ गया होगा। ओके, तो ये अपने पास ना एक ग्लास का पीस है बेटा, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। ये मैं प्रोक्योर नहीं कर पाया क्योंकि लॉकडाउन था, तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हैं। तो इसमें क्या किया, इधर से बेटा एक रे ऑफ लाइट डाली, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और ये रे अगर इधर से बाहर नहीं निकल रही है, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गया। यही मैं आपको करके दिखाता हूँ एक ग्लास स्लैब के थ्रू, ठीक है, ये वाला नहीं मुझे अवेलेबल था, मैं आपको ग्लास स्लैब से करके दिखाता हूँ, उससे भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो उसके लिए मुझे रूम में ना एक धूप जलाना पड़ेगा, धूप बत्ती जिसको बोलते हैं, देवदर्शन धूप, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि ना ये जो लाइट है ना यहाँ पे, जब मैं लेज़र बीम ऑन करूँगा वो दिखेगा नहीं वैसे तो आपको, बट अगर धूप बत्ती यहाँ पे जला देंगे तो आपको वो धूप बत्ती में ना लेज़र लाइट जो है, क्योंकि लाइट देखने के लिए उसको स्कैटर करना पड़ेगा, तो इसलिए रूम में ना पहले धूप बत्ती कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ करके ये ग्लास स्लैब के थ्रू। उसमें भी यही पैटर्न आपको नज़र आ जाएगा। उसमें आप रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों देख पाएंगे पहले, फिर TIR होना शुरू हो जाएगा। दोनों चीज़ें दिखाता हूँ बेटा।
अगेन डार्क चलो रूम तो में वीडियो पे जाएंगे। शिफ्ट होते हैं। डार्क रूम में जाके वहाँ पे धूप जला देंगे, देव दर्शन धूप देख रहे थे ना आप, हाँ। तो उससे जो लाइट है ना, उसका बीम आपको दिखना शुरू हो जाएगा अंधेरे में। तो ये लाइट का बीम आपको दिख रहा है। अब हमने लाइट को एक ग्लास स्लैब में से पास किया। अभी दोनों पैरेलल सरफेसेस में से क्रॉस कर रही है लाइट। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने सिखाया आपको, कि जो बीम है इंसिडेंट रे वाला और जो इमर्जेंट बीम है पैरेलल निकल रहे हैं। अब मैं लाइट को साइड में से एंट्री दे रहा हूँ, ब्रेड्थ में से। अब आपके सामने जो है लाइट देखिए, अगर एंगल फ्रॉम ग्लास टू एयर क्रिटिकल एंगल से बड़ा बना, उस केस में लाइट जो है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में क्या मायने रखता है, कहाँ कहाँ दिखता है हमें। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप बेटा, ये मोहाली में, जो बच्चे मोहाली के हैं उनको तो आराम से पहचान लेंगे वो। ये फोटो पुरानी है एक्चुअली, काफ़ी ओल्ड है। ओल्ड मीन्स ये जो ट्रीज़ थे उस टाइम इतने बड़े नहीं थे, आज काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये सामने आपके ना एक डॉल्फिन वाला राउंड अबाउट है, मोहाली वाले बच्चों को पता होगा। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दैट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड द पाथ, रिकॉग्नाइज द रोड। तो ये रोड जो है ये मोहाली 7 फेज़ की मेन लाइट से जाता है टूवर्ड्स डॉल्फिन राउंड अबाउट, जहाँ डॉल्फिन लगी हुई है। तीन है कि 2 हैं वो मुझे याद नहीं है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये फ़ोटो खींची थी बेटा अप्रैल मंथ में। रोड पे आपको कुछ दिख रहा है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। हाँ, कार्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो फोटो ये उस दिन खींची गई थी जिस दिन पूरी धूप थी बेटा, कोई बादल नहीं था, कोई बारिश नहीं हुई। इस फिनोमिनन को बोलते हैं मिराज, जो कि हॉट एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में दिखता है। इसके पीछे है फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो होता यह है कि जो ग्राउंड के साथ साथ की एयर है, जैसे जो सड़क के साथ साथ वाली एयर थी ना, वो सड़क जो है बीइंग ब्लैक इन कलर, वो हीट को अब्जॉर्ब करेगी, सड़क का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वो उसके पास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। गर्म एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम। लेकिन जो ऊपर की तरफ एयर है, ऊपर की तरफ एयर वो ठंडी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर एक पर्सन खड़ा है, डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना। ट्री अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं है, ठीक ठीक बना लो आप, कोई बात नहीं है। तो इस पर्सन को जो लाइट तो आएगी स्ट्रेट, यानी सेम मीडियम के थ्रू। बेटा मीडियम चेंज ही नहीं हुआ तो लाइट क्यों बेंड होगी। लेकिन जो लाइट डेंसर से नीचे की तरफ, रेयरर की तरफ आती है, उसका TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन एयर का इंडेक्स कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, और कितना चेंज हो जाएगा ग्राउंड से एयर गर्म होने से। तो इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एंगल पे होगी बेटा। उसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आई मीन टू से कि अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, और ये अपनी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी बड़ा होगा। अगर ये एंगल बड़ा होगा, ध्यान से देखो बेटा, छोटे से एंगल के लिए 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस कम होता है ना, और मुझे अगर एंगल ये बड़ा करना है तो इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो काफ़ी दूर से आपको दिखेगा बेटा। इसीलिए पिछला जो फिगर था, ध्यान से देखते हैं दोबारा एक बार फिर से। पिछले फिगर में बेटा ये जो कैमरा है ना, अगर मैं सोचूं कि स्कूटर के बिल्कुल पास ले जाऊं, या इस वाले स्कूटर का क्यों नहीं नज़र आया हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका क्यों नहीं दिखा, सिर्फ दूर वाली कार्स का ही क्यों दिख रहा है, उसके पीछे बेटा यही रीज़न है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो एयर वाले केस में काफ़ी बड़ा रखेंगे, तभी आपको TIR नज़र आएगा। सो दैट इज़ वाई जो दूर की चीज़ें हैं ना, आपको वो ग्राउंड में उनका आपको मिरर इमेज दिखना शुरू हो जाता है। बट ऐसा सीन, ऐसा व्यू आपको दिखता है किसी पूल के पास, किसी लेक के पास, या किसी वाटर बॉडी के पास, तो आपको लगता है कि इसका एक रिफ्लेक्शन हो रहा है नीचे को, उसी को बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ में।
तो जो लाइट हमें ऐसे मिली ना आके इस तरह से, वो हमें लगेगी इधर से आ रही है, इस तरफ से। तो इसी ट्री का एक इमेज आपको नीचे भी दिखेगा, तो ट्री ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा। सो दैट इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं इन्फीरियर मिराज, जो कि डेजर्ट्स में, हॉट एरियाज में बनती है। एक सुपीरियर मिराज भी होता है। सुपीरियर मिराज ये बनता है कोल्ड रीजन में, जैसे आर्कटिक रीजन हो गया, टुंड्रा रीजन हो गया, वहाँ पे मिलेगा ऐसा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेटा नीचे ठंड है, बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है, टेम्परेचर माइनस में है, ऊपर की हवा गर्म है। गर्म मतलब कम इंडेक्स, ठंडा मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस बार जो ग्राउंड से रेज जाती हैं या सी में से रेज जाती हैं ऊपर की तरफ, वो मूव करती हैं फ्रॉम डेंसर। मैंने बेटा जहाँ पे ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ किए हैं डेंसर, जहाँ कम लाइन्स ड्रॉ किए हैं रेयरर। तो रेज आ रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, और ये बेटा फिर रिफ्लेक्ट होके थ्रू TIR इधर पहुँच जाएगी। तो बीच में चाहे एक हिल भी है, बट तब भी आप हिल के इस साइड पे क्या है, वो आपको इधर ऊपर नज़र आएगा, यहाँ पे ऐसे। तो ये शिप आपको TIR के थ्रू ऊपर दिखेगा स्काई में। चलिए, इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे, तो आप टाइप करेंगे सुपीरियर मिराज तो आपको बेटा वीडियो इसका मिल जाएगा यूट्यूब पे, डाल के देख लेना, क्योंकि मैं तो आपको सी में नहीं लेके जाऊंगा, तो इसको ऑनलाइन चेक कर लेना बेटा। ओके, दैट इज डन। फिगर ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ में। चलिए, अब अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर दिखा देता हूँ, उसका वीडियो मैंने बनाया, पहले उसको वीडियो को देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे बाल होते हैं अपने उस तरह से, लेकिन इनके ऊपर ना एक बहुत ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेयर चढ़ा होता है। अंदर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर लो इंडेक्स की कोटिंग। इसमें से जब लाइट पास करते हैं तो लाइट बेटा दूसरे एंड से निकल आती है। इसको जितना मर्जी मोड़ लीजिए, लाइट तब भी दूसरे एंड में से एग्जैक्टली बाहर आएगी, जैसे एक पाइप ऑफ लाइट बन गया हो। ये छोटे वाला पीस है, ये मैंने पहले ख़रीदा था और आज भी ये अच्छा काम कर रहा है बेटा। टिप्स के थ्रू लाइट बाहर आती है। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर का वीडियो आपने देख लिया, अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो इसमें बेटा मान लो एक ना ये प्लास्टिक का पीस है, वैसे तो ये इस प्लास्टिक पीस में से अगर हम एक साइड से लेज़र लाइट डालें ऐसे, अभी डाल के दिखाऊंगा, एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ इसके बाद। पानी के साथ करेंगे। पानी, वो जो आपका मेन जो आज का ना थंबनेल है, उसमें एक ना वाटर का स्ट्रीम बना हुआ है, वो इसी तरह का नज़र आएगा आपको, अभी दिखाता हूँ बेटा करके। तो इसमें जब आप लाइट डालते हैं तो एक बार लाइट अंदर एंटर कर गई तो यहाँ पे नॉर्मल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, जो कि प्लास्टिक विद रिस्पेक्ट टू एयर के इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई इधर, यहाँ फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। तो ये बार बार रिफ्लेक्ट होते हुए, ये तो मैंने सीधा पीस लिया बेटा, आपको मैंने दिखाया अभी वीडियो में ना। अगर हम इन स्ट्रैंड्स को बेंड भी कर दें बेटा ऐसे, तो भी ये फिनोमिन चलता रहेगा बेटा। इधर से लाइट गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी, डायग्राम आपने ड्रॉ करना है साथ साथ में। तो ये लाइट बेटा बेंड होते 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 होते, मैंने आपको करके दिखाया अभी, मैंने वो स्ट्रैंड बेंड कर दिए। बेंड करने के बावजूद भी लाइट इधर से निकल के बेटा इधर से बाहर आ गई। तो इनको कई बार हम पाइप्स ऑफ लाइट भी बोल देते हैं, पाइप्स ऑफ लाइट। रीज़न बीइंग, ये एक लाइट का ना बेटा पाइप, जैसे पानी जाता है ना पाइप में, उसी तरह से बेटा लाइट भी पाइप में ट्रैवल करती है, इधर से निकाल लो ले जाके। तो ये यूज़ होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। एक और इसका स्क्रीनशॉट है, वो भी देख लीजिए। ये देखा हुआ है वैसे आपने, अब मैंने दिखा भी दिया आपको। तो एक साइड से लाइट डालो, इनकी टिप पे जाके बेटा लाइट आ जाती है। घर में ना कोई कोई आपके पास हो सकता है कोई डेकोरेटिव पीस हो जो कि इस तरह की चीज़ पे बेस्ड हो, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने सर्टेनली। ठीक है, मैंने भी दिखा दिया आपको। ठीक है, ओके।
अच्छा, ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ये ना स्ट्रैंड्स हैं, प्लास्टिक के होते हैं नो डाउट। प्लास्टिक मतलब जो बैंड हो सकता है उसके ऊपर कोटिंग किया होता है। तो इनका काम है कि लाइट को रिफ्लेक्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ना ये दूसरे एंड से जो है, यानी बीच में से नहीं बाहर आ सकती लाइट, कहीं भी एंड से ही बाहर आएगी। तो इनको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। बहुत काम के हैं। काम के मतलब पहला इसका बेटा यूज़ है, ये एंडोस्कोपी में यूज़ होता है। पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। दीज आर यूज्ड इन एंडोस्कोप्स। एंडोस्कोप पता होगा काफ़ी बच्चों को। कई बार ना फूड पाइप की जो है हमारी स्टमक की एंडोस्कोपी करानी पड़ती है। पेशेंट को लेके जाते हैं खाली पेट, उसके गले में से उतारा जाता है एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर का सेट, और इधर बेटा देखने के लिए लेंस वाला लगा होता है। तो यहाँ से डॉक्टर जो है वो इस फाइबर को ना अंदर डाल के, ऑप्टिकल फाइबर के सेट को, ये आपके पूरे फूड पाइप और स्टमक का एग्जामिनेशन कर सकता है डॉक्टर के, कोई अंदर कोई अल्सर कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी को आज की डेट में बेटा सर्जरी में भी यूज़ करते हैं। आज जो ऑपरेशंस है ना, पुराना ऑपरेशन क्या था बेटा, पुराना ऑपरेशन करते थे कि पेट का ऑपरेशन करना है, कोई मान लो किडनी या कुछ भी, तो वो क्या करते थे डॉक्टर बेटा, काफ़ी बड़ा हिस्सा खोल देते थे पेट का और काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस लगाने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, जब से ये एंडोस्कोप्स आए हैं ये भी साथ में अंदर घुसा देते हैं मेरे छोटा सा होल करके, और एक होल में से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं। तो इधर से डॉक्टर देख पाएंगे और उधर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से काम कर पाएंगे। तो फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज की डेट में बेटा जो ऑपरेशंस हैं वो माइनर हो गए हैं। छुट्टी एक दिन बाद हॉस्पिटल से हो जाती है, क्योंकि 2 स्टिच लगेंगे। एक स्टिच में से ये जाएगा अंदर और एक स्टिच में से एक कट में से जाएगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अंदर। तो इसका एक शॉर्ट वीडियो है, यूट्यूब से लिया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। देखो, An endoscope features a flexible tip with specialized surgical attachments. There it goes, cutting through very nicely. ये इतना कट मारा जा We've रहा got to है। cut quite a long way because it's quite a large Surgically stone used. to get out. ये फोटो जो थी वो एंडोस्कोप के थ्रू आई। चलिए, तो एंडोस्कोप का पहला काम हो गया कि दीज आर यूज्ड इन एंडोस्कोपी, राइट, ऑप्टिकल फाइबर्स का पहला यूज। दूसरा काम है बेटा एंडोस्कोप ऑप्टिकल फाइबर्स का ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। आपके घर में ना एक आजकल जियो वाला सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है, उसकी तार बेटा वो तार नहीं है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। उसके थ्रू आपको डाटा आता है बेटा। उसकी बैंडविड्थ जो है कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो नेटवर्क फास्ट चलेगा। मुझे भी वीडियो अपलोड करने से पहले ऑप्टिकल फाइबर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर पे स्पीड ज़्यादा होती है। तो इतने लंबे लंबे वीडियो जो है यूट्यूब पे डलते हैं, तो उसके लिए फाइबर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने नाम रखा हुआ है जियो फाइबर, क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड नेटवर्क है। चलिए, अब मैं आपको बोल रहा था कि एक वीडियो और दिखाऊंगा जिसमें पानी के स्ट्रीम के थ्रू मैं लाइट पास करूंगा, और उसमें आप देख पाएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होके वो जो मग है उसमें पहुंच गई है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, एक ना प्लास्टिक की जो बॉटल है ना बिस्लरी वाली, उसको बीच में से काट के एक नेल गर्म कर लीजिए। उसके हाँ जी, उसके अंदर एक होल कर दीजिए आप ढक्कन के अंदर, ताकि पानी वहाँ से बाहर आ सके। अब वही जो डेटॉल वाला वाटर था ना, डेटॉल में जिसमें डाला था, वो इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। नीचे उंगली लगा लेना ताकि पानी नीचे से निकले ना अभी। अब हमें लेज़र बीम को पानी को निकलने देना, मग में आने दीजिए। लेज़र बीम को डायरेक्ट करना है टूवर्ड्स द होल, जो होल निकाला था हमने। अब आपके सामने देख रहे हैं आप, लाइट जो है ना वो वाटर के स्ट्रीम के थ्रू पास होके, स्ट्रीम इज़ एक्टिंग लाइक एन ऑप्टिकल फाइबर, उसमें से लाइट पास होके वो मग के सेंटर में बेटा पानी में पहुंच रही है। इसका मैंने एक स्टिल शॉट भी लिया आपके लिए। तो उस स्टिल में आप देख पाएंगे कि लाइट का जो पाथ ऑफ ट्रैवलिंग है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये जो साफ सा नज़र आ रहा है ना पानी के वाटर स्ट्रीम के अंदर, यहाँ पे लाइट बेटा बार बार रिफ्लेक्ट हुई है। So that is how optical fibers are working.
चलिए वीडियो देख लिया आपने। तो जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो भी एक्ट कर सकता है एज पाइप ऑफ लाइट। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स का। दुबई वगैरह में जाओगे ना बेटा, या और भी कई कंट्रीज में मुझे पता नहीं होंगे, फाउंटेन्स का जो स्ट्रीम है वो ना स्ट्रीम लाइंड होता है बेटा। यू नो स्ट्रीम लाइंड, ये फैलता नहीं है बेटा पानी ना, एक पूरे सिलेंडर की फॉर्म में ट्रैवल करता है। उसमें नीचे लाइट्स लगी होती हैं, तो वो लाइट इसके थ्रू ट्रैवल करते 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 बेटा यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसमें भी बेटा वही फाइबर ऑप्टिक्स वाला जो है ना, वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स। पहला मैंने बता दिया आपको मिराज। आगे चलते हैं। ये 2013 में ना बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। अब क्योंकि ना जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आने हो गए बंद, पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता था। चलो अब बस क्वेश्चन जो मैंने कराना आपको वो सिंपल सा है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता था कि वो जो बंदा उसको हॉस्पिटल लेके गया, ये वो उसने क्या वैल्यूज़ दिखाई, ठीक है, उसको छोड़ो परे। हमारा क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इन ऑप्टिक्स इज मेड यूज ऑफ इन एंडोस्कोपी। कर लोगे ना। एंडोस्कोपी जो है उसमें फिजिक्स का ऑप्टिक्स का कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल आज का है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा ऑप्टिकल फाइबर मत लिखना, वो तो ऑप्टिकल फाइबर तो एंडोस्कोपी में यूज होता है। वो ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही है। चलिए सी पार्ट छोड़ दीजिए, हमें ए पार्ट से मतलब था। डायमंड जो है उसका शाइनिंग, उसके पीछे भी फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब डायमंड मेरे पास है नहीं इसलिए इसका वीडियो नहीं बनाया। तो डायमंड हम लोग जो वियर करते हैं ना बेटा, वो अच्छा डायमंड नहीं होता। जैसे आप ना नमकीन खाते हैं ना, नमकीन खाने के बाद जो एंड में पंजाबी च तो कहते हैं भूर चूर, एंड में थोड़ा बच जाता है ना मसाला सा बेटा, जो कि नमकीन नहीं होता, मतलब बचा कुचा जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उसी तरह से बेटा ये जो हम डायमंड लेके आते हैं ना मार्केट से, लेके नहीं आना कभी बेटा। ना मम्मा को प्रोत्साहित करो कि डायमंड लो, डायमंड लेना ही नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं डायमंड लेने की। उससे बढ़िया चमक जो है ना, जो वो घटिया वाले बेटा 200 रुपये का 300 रुपये का आता है ना नकली वाला, वो बढ़िया है, डालो और फेंको, वो अच्छा है। डायमंड मत लेना कभी भी, क्योंकि हम जो डायमंड खरीदते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं जो इधर पड़े हैं बेटा। इसको वही पंजाबी च बोलिए था बेटा भूर चूर, पंजाबी च बोलिए, ठीक है। बचा खुचा डायमंड बेटा हमें ये मिलता है, और इसकी कीमत भी हमसे बेटा 50 से लेके 50,000 से लेके, और कई बार बेटा 7-8 लाख 10 लाख तक ले जाते हैं। और क्या मिलता है हमें, यही है मिलना चाहिए ये वाला बेटा। ये वाले की कीमत करोड़ों में है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। ये गुजराती पहनते बेटा, हमें नहीं मिलना, ये हमारे काम का नहीं है। हम तो 2 करोड़ में बेटा फिर घर नहीं ले लेंगे अच्छा सा एक, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो ये वाला डायमंड बेटा मिलता नहीं है, ये कॉस्टली बहुत है। चमकता ये वाला है, ये नहीं चमकेगा बेटा, ये छोटा बहुत हो गया, इसमें कट मारने पॉसिबल नहीं है उतने। तो डायमंड जो है उसकी खासियत ये है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बड़ा होता है, 2 से लेके 2.4 तक। तो जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बहुत छोटा आएगा, छोटा आएगा तो क्रिटिकल एंगल भी बहुत छोटा आएगा। बहुत छोटा आएगा मतलब मान लो 30 के आसपास आया, तो मैंने अभी वाटर का ग्लास का निकाल के दिखाया मैंने आपको ना, अभी 41 डिग्री बेटा, इसका 30 से भी कम आता है। तो 30 से भी कम आता है, इसका मतलब है कि बहुत थोड़ी सी रेज है ऐसी 30 डिग्री तक जो 100% रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिनका TIR नहीं होगा। अब बाकी का एंगल बचा बेटा 60 डिग्री, इसमें जितनी भी रेज आएंगी सभी ने रिफ्लेक्ट होना है, सभी का TIR होना है। तो इसमें TIR का फिनोमिनन बहुत अच्छा होता है डायमंड में। और बाकी जो कारीगर है ना, जिसने उसकी कटिंग करनी है, जो इसके ऊपर आर्टिस्ट लगा हुआ है बेटा, वो इम्पॉर्टेंट है कि इसका कट कैसे मारता है, क्योंकि उसको नॉलेज है कि लाइट किधर से जाके किधर जाके निकलेगी। तो बाकी काम जो है वो इस पे जो काम करता है
कारीगर बेटा उसका कमाल है बाकी का, क्योंकि डायमंड वैसे जब निकलता है वो तो सिंपल एक पत्थर जैसा होता है बेटा, बाकी काम जो है वो कटिंग का है। तो इसीलिए बोलते हैं कि डायमंड के ना 4 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। प्रिज्मेटिक इफेक्ट आता है, पहले 7 कलर बन जाते हैं, फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू बेटा कई डायरेक्शन से बाहर आता है बेटा। तो ये चमकता है, लेकिन इतने कट होने चाहिए, इतने कट लेकिन तब लगेंगे अगर पीस बड़ा होगा, छोटे पीस पे नहीं लगने। तो छोटा पीस लेने की फ़ायदा नहीं है, उसके लिए आप इतना ह्यूज अमाउंट पे कर देते हैं। और जो असली डायमंड है वो हमारे बस से बाहर है, तो क्यों सोचना, लेना ही नहीं है बेटा। हम घटिया वाला लेके आएंगे 200 रुपये वाला, वो भी चमकता है। उसमें क्या किया होता है, उसमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा अपने आप, उसमें यहाँ पे ना मिरर वाला पॉलिश कर देते हैं, तो एक ही बात है, उससे भी चमकेगा। तो हमें तो चमक से मतलब है, तो जब 200 रुपये वाला भी चमक रहा है तो फिर करोड़ों क्यों खर्चने हैं बेटा, है ना। चलो, है ना, बॉयज़ का मैंने फ़ायदा कर दिया, तंग नहीं होंगे बेटा, ठीक है। गर्लफ्रेंड नहीं कहेगी कभी भी आपको कि मुझे डायमंड वाला दिलवाओ, वो कहेगी कि 200 रुपये वाला दिलवा दो, है ना। सो ऑल बॉयज़ मस्ट थैंक मी। तो 4 C's ऑफ डायमंड बता रहा था मैं आपको कि डायमंड के बारे में 4 C बड़े मशहूर हैं। गुजरात में जाए तो पता चलता है बेटा। एक तो है कैरेट, कैरेट मतलब वो कितने वेट का है, कितना बड़ा है। दूसरा उसमें क्लैरिटी कितनी है और कलर कैसा है, एंड लास्टली उसमें कट कैसे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सही होंगी तो चमकेगा। चलो, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अब अगले पार्ट पे आते हैं। ये है बेटा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। अब ड्यू टू लॉकडाउन ना मैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लेके नहीं आ सका, इसलिए आप क्या करो, जो मैं वीडियो दिखाया था ना अभी ग्लास स्लैब का, ग्लास स्लैब जो करके मैंने दिखाया आपको, उसी के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो मान लो अपने पास ना एक ग्लास स्लैब है, मैं स्लैब ड्रॉ कर देता हूँ पहले। मैंने आपको दिखाया कि एक ग्लास स्लैब में थोड़ी देर पहले ना लाइट बेटा ऐसे आ रही थी, वो वीडियो आपने देख लिया, और लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो ग्लास स्लैब ड्रॉ किया था मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ, ग्लास स्लैब को मैं हटा देता हूँ, इरेजर लीजिए, स्लैब हट गई। तो ये था अपना ओरिजिनल रे। अब मैं ना नया रे ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। नया रे जो है वो ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। अब मैं इसको ये वाला सरफेस मैंने बेटा अभी भी ऐसे ड्रॉ किया हुआ था, एग्री हो गए आप, ठीक है। अगर मैं एक प्रिज्म ले लूँ बेटा यहाँ पे ऐसे, तो भी तो ये फिनोमेनन मुझे मिल जाएगा। मैंने ग्लास स्लैब का जो ये वाला हिस्सा था ना बेटा, इधर वाला, ये हिस्सा मैंने ख़त्म कर दिया, बस इतना ही किया है। ग्लास स्लैब का मैंने कुछ हिस्सा हटा दिया, इतना ही किया। ये वाला दोबारा फिर हटा देते हैं। अब ये जो प्रिज्म है आपके सामने ना, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है बेटा, इट इज़ अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। इस पे जब रे आती है बेटा तो वो राइट एंगल पे मुड़ जाती है। मैं डायग्राम को ना रीड्रॉ करूंगा अभी। तो पॉइंट इज कि अगर रे एक प्रिज्म पे राइट एंगल पे पड़े तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी, सीधी अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन गया तो रे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर फिर से ये एंगल 90 बन जाए तो ये रे सीधी निकल आएगी। यही बेटा ये जो है ना टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स करती हैं, लेकिन इनमें ना हमें ये एंगल 90 रखना पड़ेगा। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, अब मैं इसको डायग्राम को हटाता हूँ और अपने जो असली डायग्राम उस पर आता हूँ बेटा। अपना डायग्राम है, ये है राइट एंगल प्रिज्म्स, ठीक है, समझ आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे पास प्रिज्म आज है नहीं तो मैं करके भी दिखाता आपको। तो ये राइट एंगल प्रिज्म है, इसमें ये वाला एंगल राइट एंगल है बेटा। ओके, अब काम कैसे करती है, ये मैंने ना एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेज़र के थ्रू इस प्रिज्म को देखो, हमने थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, ऐसे रखा हुआ है। ये राइट एंगल आ गया अपना। इधर से लाइट आई इंसिडेंट, ये लाइट बेटा नॉर्मल इंसिडेंट थी, सीधी निकल गई। यहाँ पे एंगल बनेगा 45 डिग्री, इज इट, ध्यान से देखो बेटा।
अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, अभी तो रेड ही बनेगी खैर मेरे से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखो बेटा ये वाली, ये एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल जैसे ये 90 है तो 45 क्या होंगे, ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल 45 है, इज इट? सही है। चलो तो फिर ये भी 45 होगा बेटा, क्योंकि ये भी तो नॉर्मल है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल भी 45 आ गया। अभी अभी मैंने ग्लास का निकाला था क्रिटिकल एंगल, वो अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री था, चेक कर लो ज़रा, पीछे नोट किया आपने। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री क्रिटिकल से बड़ा है तो होगा क्या, जो रे ऑफ लाइट है ना उसका होगा बेटा 100% रिफ्लेक्शन। तो ये जो रे आई ये क्रिटिकल एंगल से लार्जर एंगल पे इंसिडेंट है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो इसका TIR होगा और ये 45 पे बेंड भी हो जाएगी। तो नॉर्मल के साथ इधर भी 45, नॉर्मल के साथ इधर भी 45, तो टोटल एंगल बन गया 90। तो इसका मतलब रे जो है वो 90 के एंगल से बेंड हो चुकी है, और यहाँ पे जब आएगी फिर से नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा, सीधी निकल जाएगी, राइट। चलो अब आप इस डायग्राम को ना ड्रॉ करिए बेटा, ऐसे आपने 2 रेज ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं वो रेज 90 डिग्री से बेंड हो गई है, तो रेज को 90 डिग्री बेंड किया जा सकता है। इसी प्रिज्म को एक और तरीके से रखें, देखो इसी प्रिज्म को घुमा लो, ये वाला जो वर्टेक्स है ना 90 डिग्री वाला, इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ। अब इसमें क्या होगा, फिर से सेम फिनोमिनन देखो बेटा, पहले एंट्री पे नॉर्मल इंसिडेंस नो चेंज, फिर रे 45 पे इंसिडेंट मुड़ जाएगी 90 पे, यहाँ पे फिर 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, फिर रे 45 पे मुड़ेगी, तो अगेन एक राइट एंगल बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, रे जो है राइट को जा रही थी, वो राइट को जाते जाते बेटा लेफ्ट को मुड़ गई। कितने एंगल से मुड़ गई चेक करो, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से ही मोड़ सकते हैं। डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेना एक बार जरा। ये मैंने एक तरह से ऐसे मान लो कि 2 प्रिज्म्स है अपने पास, देखो जरा 2 प्रिज्म में भी बेटा ये एंगल 90 बन जाएगा ना। तो ये फिनोमिनन समझो 2 बार होना है, लाइक दिस। तो इसमें जो रेज है वो 180 से बेंड हो जाती हैं। आप एक काम करो, मैं ना एक डायग्राम और ओपन करता हूँ आपके लिए। 3 डायग्राम्स हैं, आप तीनों ड्रॉ कर लो, उनमें से 2 तो यही वाले हैं अभी जो बनाए मैंने। एक 90 डिग्री से बेंड हो गया, एक 180 से बेंड हो गया, एक बेटा इमेज इन्वर्शन भी होता है, बेंडिंग नहीं होती इसमें। इसमें क्या होता है, जो रे ऊपर से एंटर हुई प्रिज्म में, एंगल 90 ऊपर है बेटा, वो यहाँ से बेंड होगी, यहाँ पे होगा TIR, और दोबारा फिर बेंड होगी, फिर सीधी निकल आएगी। ऊपर वाली रे ध्यान दो नीचे आ गई, नीचे वाली रे चली गई ऊपर, तो ये इमेज को उल्टा कर देती है, यानी जो एरो अपवर्ड्स था, टिप ऊपर थी, वो टिप इधर जाके नीचे आ गई, और जो इसका बेस था, टेल था, वो बेटा ऊपर हो गया। तो इसको बोलते हैं इमेज इन्वर्शन। आप तीनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। एग्जाम में बेटा ये फ्रीक्वेंटली, दोनों जो है पहला और दूसरा, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए 2011 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था बेटा, स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कर लेंगे आराम से। डायग्राम ड्रॉ करो कि हाउ स्पेशली डिजाइन प्रिज्म्स, यानी कि राइट एंगल प्रिज्म्स, उनको यूज करके हम रेज को 90 से और 180 से बेंड कर सकते हैं। तो हो जाएगा आराम से ना। अभी जो 2 डायग्राम शुरू में ड्रॉ किए हमने वही है, फ्रीक्वेंटली आता रहता है, कई बार विद फिगर भी आ जाता है। फिगर दे देंगे, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट रेज नहीं बनाई होंगी, प्रिज्म होगा, एक एरो होगा, प्रिज्म होगा और एक एरो होगा। आपको बोलेंगे कि जो प्रिज्म के थ्रू इमेज प्रोड्यूस होगा वो ड्रॉ करिए, कैसा होगा। चलिए डन, ओके। अब ये क्वेश्चन है एक बेटा AIEEE 2004 का, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना हिल गया मेरे से, ऊपर हो गया।
चलो क्वेश्चन है कि लाइट रेज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू वन फेस ऑफ 90 डिग्री प्रिज्म। तो वही डायग्राम अभी हमने जो ड्रॉ किया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे वो 45 डिग्री है। तो इसका मतलब है प्रिज्म का इंडेक्स कैसा होना चाहिए। तो मैंने अभी समझाया आपको कि ये 45 बनता है, ये 45 बनता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि रिफ्लेक्शन जो है टोटल तभी होगी अगर इंसिडेंस वाला एंगल ना क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। आप क्या करिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिए बेटा, साइन आई, इधर भी साइन आई सी। आई का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, और साइन आई सी जो है वो हमने आज प्रूव किया, फॉर्मूला जो था दैट वाज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो यहाँ पे डेंसर ग्लास है, उसका विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो तो याद है आपको। इनको क्रॉस कर दीजिए बेटा, इसको ऊपर ले आइए, इसको भी ऊपर ले आइए। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का √2 से बड़ा होना चाहिए, यही आंसर है। बस यहाँ पे इंडेक्स को n लिखा हुआ है, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन √2। होप के कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इसमें। 2008 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, नॉट ओनली 2008, बार बार आता रहा है बेटा ये। इन द फिगर गिवन बिलो लाइट रेज ब्लू ग्रीन रेड, इनकी जो वेवलेंथ्स है, ये 3 रेज इंसिडेंट हैं एक आइसोसेल्स प्रिज्म पे, वही 90 डिग्री 45। तो आपको बताना है कि कौन सी रे या रेज एसी के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो अभी भी मैंने बताया आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, वही सेम फिनोमिनन, सेम पैरामीटर्स। तो ये एंगल बेटा 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा। 45 जो है वो फिर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये रेड वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो वही जो अभी पिछले डेरिवेशन में लिखा हमने, इसके लिए जो ग्लास का इंडेक्स है वो √2 से बड़ा होना चाहिए। √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414, तो म्यू का वैल्यू 1.414 से बड़ा होना चाहिए। अब होगा क्या, इस चैप्टर में हम आगे करेंगे, कलर के अकॉर्डिंग किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है। तो ब्लू का इंडेक्स दिया है हमें 1.476, ग्रीन का दिया है 1.424, और रेड कलर के लिए दिया है 1.39। तो बेटा ये देख रहे हैं आप, दो इंडेक्स ये वाले 1.414 से बड़े हैं, तो इन रेस का तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन रेस का होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ग्रीन ने भी बेटा ऐसे आ जाना है, ये भी बाहर नहीं आएगी। ब्लू ने भी ऐसे ही आ जाना है, वो भी बाहर नहीं जाएगी। रेड कलर का इंडेक्स 1.39 है, जो कि 1.414 से छोटा है, तो इसका TIR नहीं हो पाएगा। इसका बेटा कुछ पार्ट होगा रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट हो जाएगा ट्रांसमिट। तो रेड वाली रे जो है वो बाहर आ जाएगी। होप के क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। अगर राइट एंगल प्रिज्म का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से बड़ा होगा, उस केस में ही TIR होगा बेटा। उस केस में जो रे है वो 90 से बेंड की जा सकती है। चलिए क्लियर हो गया ये भी। अब चलते हैं, इसी का बेटा एक और फॉर्मेशन था, दैट वाज इन AIPMT 2015। तो ये पढ़ लेना क्वेश्चन अपने आप, और ऑप्शन कौन सा सही है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। बस सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है बेटा। बाकी आगे ऑप्शंस हैं, देखिए कौन सा सही बैठता है। तो ये मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है बेटा इसी में बेस्ड, 23। एक स्मॉल कॉइन है रेस्टिंग एट द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद अ लिक्विड। एक रे ऑफ लाइट है जो कि सरफेस पे जाके सरफेस के पैरेलल हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ अगर यहाँ पे,
तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे ही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो फिर ये भी क्रिटिकल एंगल है। टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन है कि इस लिक्विड में लाइट की स्पीड क्या है, ये निकालना है आपको। लिक्विड में लाइट का स्पीड क्या है। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है कि साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रिलेटिव टू रेयरर, 1 करना होता है। लेकिन यहाँ से साइन आई सी का वैल्यू क्या आएगा, चेक करो। परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज बेटा वही अपनी पाइथागोरस थ्योरम, इधर 3 है इधर 4 है तो यहाँ पे 5 होगा, बाय 5 कर दो। ये आ गया साइन आई सी इस ट्रायंगल से। वैसे साइन आई सी होता है 1/μ ऑफ डेंसर मीडियम रिलेटिव टू रेयर। तो लेट अस से अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो वाटर का इंडेक्स हो गया रिलेटिव टू एयर। इनको इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट करने से बेटा इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, इसको 5 को ऊपर लाओ, 3 को नीचे ले आओ। चेक कर लो जरा, ठीक लिखा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिलेटिव टू एयर होता है या वैक्यूम होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। हमें यही निकालना है। सी का वैल्यू तो पता है ना, 3 × 10⁸। तो बेटा v को लाओ ऊपर, 3 को ले जाओ ऊपर, 5 को लाओ नीचे। तो 3/5 ऑफ c, बाकी सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा। चलिए अब बेटा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो ख़त्म। अब कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, उनको डिस्कस कर देता हूँ। जो अपनी सो कॉल्ड ना बाइनोकुलर्स होती है ना, बाइनोकुलर्स, उसमें बेटा लाइट इधर से एंटर होती है नीचे से, और यहाँ से आप देखते हो। तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चले, और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चल के बेटा यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से तो बंद होता है ये, और इधर से भी बंद होता है बेटा। जो आप देख रहे हैं वहाँ भी बंद है, और जो लाइट यहाँ पे पड़ी जाके वो भी एरिया बंद है। तो अब इसके अंदर जो है वो क्या लगा हुआ है कि लाइट जो है वो यहाँ से एंटर होकर इधर से बाहर निकल आती है। उसमें भी बेटा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ही यूज़ करते हैं। देखो जरा ध्यान से, इधर से लाइट आई, एक प्रिज्म यहाँ पे लगा हुआ है जो कि लाइट को 180 डिग्री से बेंड करता है, और एक प्रिज्म यहाँ पे लगाते हैं वही उसी तरह का ही, ये भी लाइट को 180 डिग्री से बेंड करता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये प्रिज्म लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। इसको लेंस को सीधा इसके सामने लगाते, जैसा कि आप खरीदते थे ना वो मनसा देवी वाले मेले में से, ठीक है, जो वो 50 रुपये की 100 रुपये की आती थी ना बाइनोकुलर्स, उसमें लेंस सामने लगा होता था इधर ही बेटा। तो बेटा ये जो लेंस है ना, अगर सामने लगाएंगे तो वो बच्चों के काम का तो ठीक है, लेकिन जब आर्मी वालों ने यूज़ करना है उनके लिए बेटा हमें इसमें लेंथ को कम करना है, छोटा करना है इसको। वो जो अपना सोल्जर है बेटा वो कितना सामान लेके जाएगा, कितना बड़ा बड़ा सामान देंगे उसको। तो इसको शॉर्टन करने के लिए जो लाइट का रास्ता था 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर आगे फिर 10 सेंटीमीटर, उसको हमने सीधा रखना था तो काफ़ी लंबा हो जाता बेटा ऐसे। तो इसको फोल्ड कर दिया लाइट को हमने एक तरह से, उससे जो इसका साइज़ है, जो इसकी लेंथ है ना इधर को, वो कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स है ना, उनको पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप जानते हैं ना, सबमरीन में से जब देखते हैं हम बाहर तो एक प्रिज्म यहाँ पे लगता है। वैसे बनाया होगा आप लोगों ने काफ़ी ने ये छोटे होते हुए, जिन्होंने बनाया है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई हैव मेड इन क्लास सो एंड सो। चलिए, तो वो जो शीशा हमने लगाया था ना बेटा छोटे होते हुए, वो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की खासियत ये है कि ये लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती है, 100% रिफ्लेक्शन है। मिरर में से 100% नहीं आता। तो मिरर की जगह पे यहाँ पे, क्योंकि लाइट को काफ़ी लेंसेज के थ्रू क्रॉस करना है, तो हम नहीं चाहते कि लाइट का कुछ लॉस हो, तो हम प्रिज्म यूज़ करते हैं लाइट को 90 डिग्री बेंड करने के लिए, फिर दोबारा यहाँ पे 90 डिग्री बेंड करने के लिए। तो पेरिस्कोप में भी ये जो राइट एंगल प्रिज्म्स हैं वो यूज़ होनी है। और ये तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है,
सबमरीन में से, ठीक है। घुमा सकते हैं इसको, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो कंट्रोल्स होते हैं साथ में इसके। और अंदर से दिखता कैसे है, वो व्यू कुछ इस तरह का नज़र आता है बेटा। आप सबमरीन के अंदर रहते रहते बिना बाहर निकले आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। चलिए, अब लास्टली आपको बताऊंगा कि जो वाटर का सरफेस है वो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स को ना रिफ्लेक्टिंग दिखता है। हम भी चले जाएंगे अगर पानी के अंदर ना, हमें तो वैसे पानी के अंदर दिखता नहीं है सही से, हमें वो सील्ड ग्लासेस लगाने पड़ते हैं जो आप स्विमिंग में लगाते हो, फिर दिखता है सही, फिर क्लियर देख पाओगे। तो सी के अंदर बेटा हमें ना ये सभी चीज़ों का रिफ्लेक्शन ऊपर दिखता है, लेकिन वही है कंडीशन शुड बी TIR वाला कंडीशन मीट होगा तभी होगा। लेकिन अगर सीधा ऊपर को देखेंगे आप वर्टिकली अप इन वाटर, फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जस्ट 1 मिनट, ऐसा दिखेगा बेटा। आपको लगेगा कि ऐसे एक ना होल सा बना हुआ है जिसमें से लाइट आ रही है, और बाकी जो हिस्सा है ना इधर वाला, वो या तो डार्क दिखेगा या आपको चमकता हुआ नजर आएगा, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। तो फिश जो है वो सी के अंदर जो बाहर की दुनिया की लाइट है ना, वो रिसीव करती है थ्रू अ सर्कुलर अपर्चर, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। एक सर्कल के थ्रू लाइट आती है बेटा, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से लाइट आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करूँ, थोड़ी सी और ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, अगर फिश से कोई रे बेटा निकलना चाहती है बाहर को, वो तब तक ही निकल पाएगी ना जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के एंगल से छोटा होगा। उससे बड़ा एंगल बना बेटा तो रे का रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इधर तो बेटा रिफ्लेक्शन होगा। मैंने बस उल्टा ड्रॉ किया हुआ है, मैंने फिश से लाइट बाहर को नहीं निकाली, मैंने लाइट को फिश की आई से इधर को नहीं लिया, मैंने लिया कि फिश को लाइट कहाँ से मिल रही है। तो इधर से जो रेज आएंगी वो तो बेटा अंदर की ही रेज ही हैं। तो बाहर वाली जो रेज है ना वो क्रिटिकल एंगल से कम वाले जो एंगल है, ये यहाँ सब जगह से एंटर हो सकती है लाइट अंदर, इसके बाद वह लाइट अंदर नहीं एंटर हो सकती। तो जो फिश की आई को लाइट नजर आएगी वो इस होल में से दिखेगी जो बाहर से आ रही है। तो इतना जो सर्कल सा है ना वो तो शाइनिंग रहता है, और बाकी का एरिया जो है यहाँ से लाइट आती हुई दिखेगी, बाकी का एरिया जो है वो तो डार्क दिखेगा या तो, या फिर लगेगा कि उसमें अंदर की चीज़ें ही रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ रही हैं। चलिए, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एंजॉय किया आपने, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए बेटा। वीडियो दूसरे के काम का भी है, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर वीडियोज़ आपको अपने आप मिलते रहे। अब एक छोटा सा पार्ट और रह गया कि जो वाटर ड्रॉप्स है ना, ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स, वो शाइन करती हैं पत्तों पे ना, उसके पीछे भी फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और एक मैं इसको एंड में दोबारा जाके फिर से यूज़ करूँगा एक बार। हमने डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, वैसे तो वो 2020 वाले सिलेबस में तो हट गया है, बट फिर भी डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि जेई मेन जेई एडवांस वाले में कहीं पे आ जाए वो। तो वहाँ भी जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होता है, लेकिन वो आगे के लेक्चर में आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।